Hi friends, today we are going to study about anthropological theories. जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो होता है क्लासिकल थॉट, यानी कि कहानी कहीं ना कहीं से आगे बढ़ी और वो यहाँ पर भी क्लासिकल थ्योरी से ही कहानी आगे बढ़ती है। और इस क्लासिकल स्कूल थॉट्स में तीन थिंकर्स आते हैं, जिसमें एक है ई बी टाइलर, दूसरे हैं मॉर्गन, तीसरे हैं फ्रेजर। आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइलर की थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने कल्चरल एवोल्यूशनिज्म के बारे में बताया। सबसे पहले क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी मींस किस तरीके से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में बात होती है। तो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, दिस थ्योरी वाज इवॉल्व्ड इन 19th सेंचुरी। ये वो दौर है जिस दौर में कॉलोनियल एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है। आपने मॉडर्न हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मॉडर्न मशीन्स यूज हो रही हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं और नई नई उद्योग, नए नए इंडस्ट्रीज बन रहे हैं जो साइंटिफिक मेथड्स या मशीन्स पर बेस्ड है। तो ये उस दौर की बात है और उस दौर में क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म थ्योरी का डेवलपमेंट होता है एंड इट इज द फर्स्ट सिस्टमैटिक एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी इन विच एंथ्रोपोलॉजी किस तरीके से इवॉल्व हुई उसके बारे में पता चलता है। अच्छा, इसी टाइम में चार्ल्स डार्विन की थ्योरी भी आती है अबाउट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो चार्ल्स डार्विन जिस तरीके से ये बताते हैं कि हाउ ह्यूमंस आर इवॉल्व फ्रॉम द मंकी, वहीं दूसरी तरफ इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइलर को, टाइलर आते हैं और टाइलर बताते हैं कि हाउ ह्यूमन कल्चर वॉज इवॉल्व। चार्ल्स डार्विन की ये जो थ्योरी थी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इसका काफी ज्यादा इंपैक्ट रहता है इस क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म पर और उसी से प्रभावित होने के बाद इस थ्योरी को धीरे धीरे कई सारे थिंकर्स बताते हैं। जो सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए यही तीनों, टाइलर, मॉर्गन एंड फ्रेजर। इन्होंने ह्यूमन सोसाइटीज इवॉल्व इन अ लीनियर एंड प्रोग्रेसिव मैनर, इसके बारे में बताया कि जो ह्यूमन सोसाइटी है ये बेसिकली एक लीनियर तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से इवॉल्व होती है, एक प्रोग्रेसिव मैनर में इवॉल्व होती है। और कैसे? फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टेजेस। सिंपल यानी कि एक आदम समाज, एक आदिवासियों का समाज। जब स्टार्टिंग में जब हम चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं तो मंकी से बना हुआ, मंकी से इवॉल्व एक ह्यूमन बना, होमो सेपियंस उसका लेटेस्ट फॉर्म है। ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है और इसी इवोल्यूशन के दौरान जो ये सोसाइटी हुआ करती थी वो पहले बहुत सिंपल थी, धीरे धीरे आज के टाइम में ये कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। इसी के बारे में बताया गया है और हम लोग आज टाइलर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म या क्लासिकल स्कूल के फीचर्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 5 फीचर्स। फर्स्ट, यूनिलीनियर इवोल्यूशन, यानी कि कोई भी सोसाइटी है वो सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ आगे बढ़ी है। जितनी भी सोसाइटी, ऑल सोसाइटीज पास थ्रू द सेम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो, अफ्रीकन सोसाइटी हो, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, चाइनीज हो, जितनी भी सोसाइटी है वो एक ही प्रकार के प्रोसेस से आगे बढ़ी है। पहला इसका फीचर आता है। सेकेंड इज प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। प्रोग्रेसिव, निरंतर आगे बढ़ते जाना। सो ह्यूमन कल्चर डेवलप फ्रॉम प्रिमिटिव टू सिविलाइज्ड फॉर्म। आदम समाज जो बिल्कुल प्रिमिटिव समाज था, प्रिमिटिव सोसाइटी, जिसमें इंसान ने अभी कुछ चीजें को खोजा नहीं है, आग का आविष्कार नहीं हुआ, पहिए का आविष्कार नहीं हुआ, उस समाज से लेकर आज सिविलाइज्ड फॉर्म तक आते आते अचानक जादू से तो ये काम हो नहीं गया, धीरे धीरे कई सारे स्टेप्स लगे हैं, तभी जाके ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ है।
तीसरी बात आती है साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। साइकिक यूनिटी मींस मानसिक एकता। इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी देश या किसी भी समाज का जो इंसान है, वो सभी इंसान, हम सभी लोग एक ही प्रकार का सोचते हैं। ह्यूमन माइंड्स आर फंडामेंटली सिमिलर एवरीवेयर। हमारा थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस एक ही जैसे काम करता है। फिर कोई भी चीज प्रिमिटिव सोसाइटी से आज सिविलाइज सोसाइटी की बात हो रही है, ये कैसे इवॉल्व हुआ, या दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स में कंपैरेटिव मेथड यूज होगा, इन विच प्रिमिटिव सोसाइटीज वर कंपेयर्ड विद सिविलाइज सोसाइटीज। और पांचवा इसमें आता है सर्वाइवल। अब सर्वाइवल क्या है? सर्वाइवल है पुरानी रीतियां। अभी आगे टाइलर के जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे क्या क्या वो रीतियां हैं। तो सर्वाइवल मींस ओल्ड कल्चरल ट्रेट्स which are continue even after their original purpose disappear। ओरिजिनल पर्पस डिसअपियर हो चुका है, फिर भी ओल्ड कल्चरल ट्रेट्स अभी भी लगातार चल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, नजर ना लग जाए इसलिए नजरबट्टू पहन लेना, घर में बिल्डिंग में नजरबट्टू लगा देना, या बहुत कोई सलमान खान का ब्रेसलेट है तो फिरोजा उसमें पहनना, कोई लकी स्टोन है, या अपने लक को गुड लक बनाने के लिए टचवुड बोल देना लकड़ी को छूते हुए। ये सभी क्या है? हमारी गलत फहमियां या कुरीतियां, बड़ों के पैर छूना, जो ये कोट कर रहे हैं उसी के हिसाब से। या पर्दा प्रथा, जो भी प्रथाएं, कुरीतियां या रीतियां जो कुछ चल रहा है वो सभी सर्वाइवल है। ये इनका जन्म तो हुआ पुराने समाज में या पिछली सोसाइटीज में, उनकी पिछली स्टेजेस में, लेकिन आज भी वो विद्यमान है, एज सच दिखाई देती है। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इन बर्नर्ड एडवर्ड बर्नेट टाइलर के बारे में। इनके लाइफ टाइम रहता है 1832 से लेकर 1917 तक, एंड ही वॉज ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इनको फाउंडर ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कल्चर के बारे में बताया कि व्हाट इज कल्चर। अभी देखेंगे कल्चर, रिलीजन किस तरीके से बना, इसी को बोलते हैं हम एनिमिज्म। इन्होंने जो टर्म दिया है दैट इज एनिमिज्म। ये एनिमिज्म क्या है, किस तरीके से रिलीजन बना, कल्चर क्या होता है, इसके बारे में बताया। इसीलिए इनको कहा गया ही इज फादर ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। और इन्हीं के प्रयास से एंथ्रोपोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन मोड में आता है, और इसी कारण इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन 1896 सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी का एक प्रोफेसर बनाया जाता है। इनका मेजर वर्क है प्रिमिटिव कल्चर, जो इन्होंने 1871 में अपने एक बुक के रूप में लिखा। उसके आधार पर इनको आगे प्रोफेसर बनाया गया, नाइटहुड का से सम्मान दिया गया, रॉयल सोसाइटी में फेलोशिप मिलती है इनको। तो ये तो है इनके लाइफ टाइम के बारे में, इनकी अचीवमेंट के बारे में। अब इनके थॉट्स क्या है? देखिए, चार्ल्स डार्विन का इंपैक्ट है, या चार्ल्स डार्विन ने जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया, वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का इंपैक्ट हम एंथ्रोपोलॉजी की अर्लियर थॉट्स में देखते हैं। तो चार्ल्स डार्विन जो ये बता रहे हैं किस तरीके से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है ह्यूमन का, वहीं टाइलर बताते हैं कि कैसे कल्चरल इवोल्यूशन हो रहा है ह्यूमंस का। तो इन्होंने कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा फोकस किया, और कल्चर की डेफिनेशन इन्होंने दी, और क्या बताया कि बेसिकली कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल्स, लॉज, कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज which can be acquired by man as a member of society। एक समाज के सदस्य के रूप में एक इंसान, एक आदमी क्या क्या नॉलेज रखता है, क्या क्या उसके लॉ, नियम कानून है, कस्टम्स है, मोरल्स, नैतिकता है, या कोई और अदर कैपेबिलिटी है, ज्ञान है, इन सब चीजों को जब हम मिला देते हैं तब उससे बनता है कल्चर। और इस तरीके से
वर्ल्ड में सबसे पहले कल्चर की डेफिनेशन आती है। इसके अलावा अगर इनके सेंट्रल आइडिया की बात करें कि भाई क्लासिकल एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ टाइलर क्या है, तो टाइलर के अकॉर्डिंग इन्होंने दो चीजें बताई कि जो ह्यूमन कल्चर है, ये ह्यूमन कल्चर इट इवॉल्व प्रोग्रेसिवली फ्रॉम प्रिमिटिव टू सिविलाइज्ड स्टेज। धीरे धीरे कंटिन्यूअसली एक आदम समाज से आज के एडवांस सोसाइटी तक पहुंचने की प्रक्रिया रही है। दूसरी बात ये बताते हैं कि ऑल सोसाइटीज पास थ्रू सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, चाहे वो अफ्रीकन सोसाइटी हो, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो, यूरोपियन हो, चाइनीज हो, कहीं की भी सोसाइटी है, जो स्टेज इंडियन सोसाइटी में या हड़प्पा सभ्यता से आज की सभ्यता तक आने में लगे, वैसे ही कुछ स्टेजेस यूरोप में भी लगे, वैसे ही अफ्रीका में लगे, वैसे ही चाइना में लगे। और ऐसा क्यों कहा इन्होंने, इसके पीछे का आधार इन्होंने ये बताया कि बिकॉज ह्यूमन बींग्स पजेस सिमिलर मेंटल कैपेसिटी। जितने भी ह्यूमन माइंड्स हैं, हम सभी एक ही प्रकार का थॉट प्रोसेस रखते हैं, और इसलिए जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितने भी कल्चर हैं, उनका विकास एक ही प्रकार के स्टेजेस से हुआ है। ये इनका सेंट्रल आइडिया हो गया। तो टाइलर की थ्योरी के अगर बेसिक फीचर्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली बात आती है कि यूनिलीनियर कल्चरल एवोल्यूशन। एक तरफ रास्ता एक तरफ जा रहा है, आगे फ्लो चार्ट जैसा नहीं बन रहा। यानी कि प्रिमिटिव कल्चर से रास्ता जाएगा और आज का एडवांस सिविलाइजेशन बन जाएगा। आज की सिविलाइजेशन जो है ये एडवांस स्टेज है, जबकि प्रिमिटिव कल्चर ये तब की बात हो रही है जब आदम समाज हुआ करता था, जब ज्यादा नॉलेज, ज्ञान, साइंस कुछ नहीं थी। तो ये अर्ली स्टेजेस की बात कर रहे हैं, ये अर्ली स्टेजेस है, और ये लेटेस्ट स्टेज है। तो ये जो एरो है ये हमेशा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ही होगा। यूनिलीनियर कल्चरल एवोल्यूशन हुआ है। दूसरी बात आती है साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। साइकिक यूनिटी पहले भी बताया, इसका मतलब क्या है साइकिक यूनिटी, कि ऑल ह्यूमंस थिंक इन फंडामेंटली सिमिलर वेज। जितने भी लोग हैं, चाहे हम इंडियन हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, यूरोपियन, चाइनीज, रशियन, हम सभी लोग एक ही प्रकार से सोचते हैं। जब एक प्रकार का थॉट प्रोसेसर है, जब प्रोसेसर सेम है कंप्यूटर का, तो चाहे वो उसको आप कहीं पर भी किसी भी फील्ड में काम करो, वो एक ही प्रकार से काम करेगा। वही काम है उन्होंने बताया कि सिमिलर कल्चरल प्रैक्टिसेस इमर्ज बिकॉज ह्यूमन माइंड वर्क सिमिलर एवरीवेयर। क्योंकि सब जगह इंसानों का दिमाग एक जैसा काम कर रहा है ना, इसीलिए एक समान कल्चरल प्रैक्टिसेस हर जगह इवॉल्व होंगी, और इसी आधार पर आगे इनकी क्रिटिसाइजेशन भी होगा। Thus, different societies evolve along comparable paths। एक तो ये फीचर हो गया। तीसरा आता है अथीज्म या एनिमीज्म का, थ्योरी ऑफ रिलीजन। किस प्रकार रिलीजन, धर्म का कैसे उदय हुआ। धर्म के बारे में, धर्म, रिलीजन, संकल्पना के बारे में सबसे पहला विचार इन्होंने एनिमिज्म के थ्रू बताया, और यही इनका सबसे फेमस कंट्रीब्यूशन भी रहा एंथ्रोपोलॉजी में। और एनिमिज्म के बारे में ये क्या बताते हैं कि व्हाट इज एनिमिज्म, इट इज द बिलीफ दैट सोल्स, आत्मा, स्पिरिट्स, प्रेतात्मा, सुपरनैचुरल बीइंग्स यानी कि भगवान, गॉड, ये सभी चीजें एग्जिस्ट करती हैं किसमें, हम इंसानों में, जानवरों में, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो सोल्स, स्पिरिट्स, सुपरनैचुरल बीइंग्स आर एग्जिस्ट इन ह्यूमंस, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड प्लांट्स। ये एनिमिज्म की संकल्पना है। यानी कि रिलीजन का उदय या रिलीजन की स्टार्टिंग इस बिलीफ से हो रही है कि हर चीज के अंदर एक आत्मा का वास है। सो टाइलर कंसीडर्ड एनिमिज्म इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन। तो एनिमिज्म क्या हो गया, इट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन। रिलीजन अभी बना नहीं है, उसका पहला रूप हो। तो ओरिजिन ऑफ एनिमिज्म, ये उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुआ, किसी समाज में रहते हैं। अब जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं हड़प्पा सभ्यता,
ऋग्वेदिक कल्चर, उसमें आप देखते हैं किसी ने देखा जल देव, किसी ने देखा सूर्य देव है, कोई वृक्ष है पीपल का पेड़, उसका पूजा करने लगे, नदी की पूजा करने लगे। जो चीज देख रहे हैं जो अद्भुत है उसके बारे में हम उसको पूजना चालू कर दे रहे हैं। तो प्रिमिटिव ह्यूमंस, जो आदिम मानव था, उसने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। कौन कौन से एक्सपीरियंस? उसे सपने आते हैं, जब सोते हैं तो अद्भुत सपने आते हैं, पता नहीं कहां कहां उड़ रहे होते हैं, कौन पीछे पड़ा हुआ है। उसमें कई बार डेथ भी दिख जाती है, कोई पीछे भाग रहा है, मारने के लिए पीछे भाग रहा है, कई बार परछाइयों से, शैडो से डर जाते हैं। ट्रांस मींस समाधि, समाधि लगाने से जो अद्भुत आनंद मिलता है वो बिल्कुल ही गजब है। तो एनिमिज्म इस तरीके से धीरे धीरे उसके बारे में बात आती है। तो लोग अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, तब जाके अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन एनिमिज्म की उत्पत्ति होती है। और यही आगे चल के किसमें बन जाता है? रिलीजन में। तो एनिमिज्म में क्या है? बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, आत्मा सब में निवास करती है। ये एक बेसिक थॉट यहां पर आ जाता है। अब रिलीजन किस तरीके से इवॉल्व हुआ है उसके बारे में भी टाइलर बताते हैं कि बेसिकली एनिमिज्म से कहानी स्टार्ट हुई। एनिमिज्म, सेकंड पॉलीथीज्म, थर्ड इज मोनोथीज्म। एनिमिज्म बेसिकली क्या है? इट इज द बिलीफ इन स्पिरिट। एनिमिज्म में हमने क्या देखा? प्रेतात्मा, आत्मा, इन सब का हर एक चीज में निवास होता है। एनिमिज्म से अगली कड़ी आती है पॉलीथीज्म। पॉली मींस मल्टीपल गॉड्स। यहां बिलीफ होगा मैनी गॉड्स, सूर्यदेव, चंद्रदेव, जलदेव, ठीक है, अलग अलग नदी है, समुद्र देव, भगवान विष्णु, भगवान शिव, इंद्रदेव, पता नहीं कितने कितने देवता आ जाएंगे। अब ये चीज कॉम्प्लेक्स हो रही है, एक सिंपल थ्योरी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ गए, लोग परेशान हो जाएंगे। अच्छा, किसको माने किसको ना माने? इनको पूजेंगे कहीं वो बुरा ना मान जाए, उनको पूजा तो हनुमान जी बुरा ना मान जाए। तो इसीलिए फिर बाद में एक बन जाएगा मोनोथीज्म, कि नहीं, सब कुछ एक ही है, सत्यम, सत्य जो है वो एक है, और उसको कहने के अलग अलग प्रकार हैं। ईश्वर एक है लेकिन उनके रूप अलग अलग हैं, सबको आपस में जोड़ दिया और बना दिया मोनोथीज्म, यानी कि बिलीफ इन वन सुप्रीम गॉड। तो इस तरीके से रिलीजन का इवोल्यूशन होता है, एनिमिज्म, पॉलीथीज्म एंड मोनोथीज्म। और इस तरीके से रिलीजन एक सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है। चौथी बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल। अभी पीछे मैंने आपको बताया सर्वाइवल मींस दोज कल्चरल प्रैक्टिसेस which are still continue even after the original purpose has been disappeared। उसका मुख्य वजह डिसअपियर हो चुकी है। जैसे आज के समय में अगर हम देखें, पर्दा प्रथा, हमारे समाज में पर्दा प्रथा कैसे इवॉल्व हुई? जब भारत में कई सारे इन्वेडर आ गए तो अपने घर की स्त्रियों को बचाने के लिए, उनकी नजर ना पड़े इसलिए पर्दा प्रथा का उदय होता है वहां से। और अब वो लोग जा चुके हैं लेकिन स्टिल आज भी वो कंटिन्यू है। तो वैसे ही ये क्या हो गई? पर्दा प्रथा क्या हो गई? सर्वाइवल हो गई। एग्जाम्पल सुपरस्टिशन, कई सारे बिलीफ है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे नहीं जाना है क्योंकि काम खराब हो सकता है। अरे बिल्ली रास्ता काटती है, बिल्ली का कोई भी कैट फैमिली का मेंबर हो, उसके शिकार करने की प्रवृत्ति है कि वो घूम के पीछे से जाके शिकार करेगी। कभी भी शेर, टाइगर, कुछ भी आपको मिल जाए, कभी भी बैक मत दिखाओ, नहीं तो पेट में पहुंचोगे। टचिंग वुड फॉर लक, इविल आई, वही नजरोटा, नजरबट्टू बांध लेना, क्या बार बार नजर लग जाती है। ट्रेडिशनल रिचुअल कि युद्ध पे जाएंगे तो पहले बलि देंगे। तो ये क्या है? दीज आर रेमनेंट्स ऑफ अर्लियर कल्चरल स्टेजेस। ये जैसे फॉसिल्स होते हैं ना, आर्कियोलॉजी में जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो फॉसिल्स निकालते हैं और उस आधार पर ये पता चलता है कि हाँ डायनासोर थे, डायनासोर की ये वैरायटीज थी और ये आज से इतने साल पहले हुए। वैसे ही ये जो सर्वाइवल्स है, ये जो
रीतियां, कुरीतियां, प्रक्रियाएं हैं, प्रथाएं हैं, ये बेसिकली दीज आर रेमनेंट ऑफ अर्लियर कल्चरल स्टेजेस। वो कैसे डेवलप हुई, उनका निर्माण कैसे हुआ, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, इन सुपरस्टिशंस को, इन प्रथाओं को, तो हम पुरातन समाज को समझ सकते हैं। जैसे फॉसिल से हम पुरानी चीजों को समझ सकते हैं, वैसे ही यहां रेमनेंट्स ऑफ अर्लियर कल्चरल स्टेजेस, सर्वाइवल से भी समझ सकते हैं पुराने समाज को। तो यही बात लिखी है कि जस्ट एज फॉसिल्स हेल्प जियोलॉजिस्ट स्टडी एंशिएंट लाइफ, वैसे ही सर्वाइवल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को एंशिएंट ह्यूमन बिलीफ के बारे में बताता है। आप देखिए, टचवुड करना, नजर बट्टू लगाना, या वेडिंग रिचुअल, जो जब शादी होती है तो चावल फेंके जाते हैं, किस लिए? फर्टिलिटी और एबंडेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन आज हम उसका यूज कर रहे हैं, वो चीज लोग समझ नहीं रहे, बस हम उसका यूज करते चले जा रहे हैं, प्रथा बन गई है। सुपरस्टिशन कि कोई बिल्ली रास्ता काट जाए, या किसी, आप घर से निकल रहे हो किसी काम के लिए और किसी ने छींक दिया, ठीक है, सुपरस्टिशन से। ये दीज आर सर्वाइवल्स। टाइलर के संदर्भ में या टाइलर की लैंग्वेज में बोले तो दीज आर सर्वाइवल्स। ना कंपैरेटिव मेथड, पहले बताया, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं उनको आज एडवांस सोसाइटी से कंपेयर करेंगे, तभी तो समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस आया, कैसे इवॉल्व हुए। तो कंपेयरिंग डिफरेंट सोसाइटीज, स्टडीइंग सिमिलरिटीज इन कस्टम्स एंड बिलीफ्स, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस दोनों को पढ़ा जाता है जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें आती है जो टाइलर का क्रिटिसिज्म भी करती है, कि टाइलर जब अपने ये थ्योरी देते हैं तो टाइलर को फील्ड वर्क करना चाहिए, जगह जगह अलग अलग सोसाइटी में जाके पता करना चाहिए कि हाँ भाई कैसे सोसाइटीज इवॉल्व हुई हैं। उन्होंने कोई फील्ड वर्क नहीं किया। इन्होंने क्या किया, उस वक्त जो ट्रैवलर्स थे, बहुत सारे ट्रैवलर भारत में भी आए, उन ट्रैवलर्स की बुक को पढ़ा। अच्छा, हुइनसांग चाइना का था, इंडिया आया, और भी कोई अफ्रीका से था, भारत आया, अलग अलग समाज के बारे में बता रहा है, उसको हमने पढ़ लिया। तो ट्रैवलर्स अकाउंट्स, सेकेंडरी डेटा मींस, बिकॉज ये जो अर्लियर फेज है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज का, ये कब इवॉल्व हुआ है? ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, जब कॉलोनियल एक्सपेंशन हो रहा था। तो सेकेंडरी डेटा में क्या आता है? कॉलोनियल डेटा बुक्स, अंग्रेजों ने कुछ लिखा होगा, हाँ भारत जैसे समाज में क्या क्या होता है, या अफ्रीका के समाज में क्या होता है, तो उसको पढ़ा। इस आधार पर इन्होंने अपने रिजल्ट्स दिए ना। कंट्रीब्यूशन ऑफ टाइलर, टाइलर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले वो पर्सन जिन्होंने इस बात पर फोकस किया कि कैसे ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन कल्चर इवॉल्व हुआ है, तो ही गेव क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ कल्चर, कल्चर के बारे में सबसे पहले बताया। एंड ही एस्टैब्लिश्ड एंथ्रोपोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन एंड ऑल्सो डेवलप्ड इवोल्यूशनरी स्टडी ऑफ रिलीजन, कैसे रिलीजन बना, एनिमिज्म से रिलीजन। तो इन्होंने इन सब चीजों के बारे में बात करी। तो दीज आर द बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइलर। हमने इनके कल्चर डेफिनेशन को देख लिया, इसके साथ साथ इनकी क्या थ्योरी है इसको समझ लिया, इनका कंट्रीब्यूशन समझ लिया। अब आते हैं इनके क्रिटिसिज्म पर। तो सबसे पहली बात इन्होंने क्या कहा कि इट इज यूनिलीनियर इवोल्यूशन, यानी कि प्रिमिटिव सोसाइटी से एडवांस सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इसके और मल्टीपल ब्रांच नहीं हो सकती, ठीक है, प्रिमिटिव टू एडवांस। So Tyler assumed that all society evolve through the same fixed stages from primitive to civilized. जितनी भी सोसाइटी हैं वो एक ही प्रकार की स्टेजेस से आगे निकल रही हैं, जबकि वास्तविकता अलग है। अगर एक ही प्रकार से काम चल रहा होता तो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, उसमें सिमिलरिटी भी बहुत होती, या बिल्कुल सेम ही होना चाहिए। यूरोपियन सिविलाइजेशन, अफ्रीकन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन, चाइनीज,
ये जितनी भी सोसाइटीज हैं इवॉल्व हुई, सेम होनी चाहिए, सेम रिचुअल्स, सेम कल्चरल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है। इसका मतलब है टाइलर 100% सही नहीं थे। तो ह्यूमन सोसाइटीज डू नॉट फॉलो वन यूनिवर्सल पाथ। कल्चरल डेवलपमेंट डिफर्स अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल, इन्वायरमेंटल एंड सोशल कंडीशन। अब जो कल्चर का डेवलपमेंट हुआ है, आज के इंडियन सोसाइटी के कल्चर को एग्जाम्पल के रूप में लीजिए। आज हम इंडियन सोसाइटी में या सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी लैंग्वेज को भी देखें तो उस हिंदी लैंग्वेज में भी बहुत सारे शब्द अलग अलग भाषाओं से लिए गए। बहुत सारे मुगलिया काल में बहुत सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको हमने कॉपी किया, या बहुत सारे शब्द हो गए तो अपने फूड में देख लीजिए, मुगलिया फूड भी उसमें बहुत ज्यादा चल रहा है। तो कल्चरल डेवलपमेंट, जब कल्चर डेवलप होता है, सोसाइटी डेवलप होती है, तो केवल एक ही प्रकार की स्टेजेस काम नहीं करेगी। वहां की ज्योग्राफी क्या है, इन्वायरमेंटल सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, इसके अलावा सोशल कंडीशन, हिस्टोरिकल सिचुएशंस क्या क्या है, इस आधार पर भी कल्चरल डेवलपमेंट होता है। आप देखिए इंडिया में नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया, साउथ इंडियन सोसाइटी और साउथ इंडियन सोसाइटी का कल्चर, नॉर्थ इंडियन सोसाइटी का कल्चर, दोनों डिफरेंट है। नॉर्थ इंडियन सोसाइटी का कल्चर, उस पर आपको इन्वेडर्स या जितने भी इन्वेडर्स भारत में आते हैं उनका इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। क्यों? हिस्टोरिकल एस्पेक्ट का प्रभाव दिखाई देता है। इसी आधार पर टाइलर का सबसे पहला क्रिटिसाइजेशन होता है। और इसी में आगे जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो भाई सिलेबस में सबसे पहला क्लासिकल स्कूल थॉट्स है, फिर आगे मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी आएंगे और उसमें एक व्यक्ति आते हैं फ्रेंच बोआज। ये फ्रेंच बोआज यूनिलीनियर एवोल्यूशन को रिजेक्ट कर देते हैं कि ये तो फालतू की बात है, मतलब ही नहीं है। एंड ही एम्फेसाइज हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, कि हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री रही है ना उसका बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। सेकेंड इज एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब इन्होंने, बिकॉज ही वॉज ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ब्रिटिश पर्सन थे वो, तो इन्होंने अपने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बहुत एलीट मान लिया कि ये सबसे मॉडर्न है, ये सबसे एडवांस सोसाइटी है। बाकी जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी वो तो बिल्कुल बेकार थी, इंफीरियर थी, दीज आर वेरी बैकवर्ड सोसाइटी। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये इनकी सोच गलत है। ट्राइबल सोसाइटीज इन्होंने क्या माना, इंफीरियर है, बैकवर्ड है। और ये दिखाता है कि भाई यूरोपियन कल्चर को ये अपने सुप्रीम मानते हैं। ये एक ईगोइस्टिक व्यू दिखाता है। जबकि आज अगर हम देखें मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात को देखें तो वो रैंकिंग नहीं देते कि ये फर्स्ट रैंक पे है, ये सेकंड पे है, थर्ड पे है, ये फोर्थ पे आया। नहीं, रैंक नहीं है, सबकी अपनी महत्ता है, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी प्रमोट्स कल्चरल रिलेटिविज्म रादर देन रैंकिंग कल्चर। कोई भी कल्चर कहीं डेवलप हुआ तो क्यों डेवलप हुआ, उसके पीछे के क्या कारण है, उसको समझने पे ज्यादा फोकस देता है कौन, मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी। जबकि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स में ऐसा नहीं था। थर्ड आता है ओवर सिंप्लीफाइड ओरिजिन ऑफ रिलीजन। रिलीजन किस तरीके से बना, इसको इन्होंने बहुत सरल तरीके से बताया। टाइलर एक्सप्लेन रिलीजन मेनली थ्रू बिलीफ इन सोल्स एंड स्पिरिट्स। इन्होंने बताया कि हर चीज में आत्मा का निवास है, आत्मा है, प्रेतात्मा है, और ये बन गया एनिमिज्म। लेकिन रिलीजन की जब हम बात करते हैं तो रिलीजन इज फार मोर कॉम्प्लेक्स एंड कैन नॉट बी रिड्यूस ओनली टू स्पिरिट बिलीफ। भाई धर्म में केवल प्रेतात्मा, आत्मा का बिलीफ तो होता नहीं है, उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, मोरालिटी है, एथिक्स है, गॉड है, इमोशंस हैं, सोशल सॉलिडेरिटी है, फियर है, मोरालिटी, रिचुअल्स, इमोशंस, इन सब का मिक्सचर होता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है ये रिलीजन, और इन्होंने बहुत सरल तरीके से बता दिया। तो इसको दो लोग आते हैं जो इनके इस पक्ष की, इस एस्पेक्ट की
आलोचना करते हैं। इसमें एक व्यक्ति है एमाइल दुर्खीम। ही एम्फसाइज्ड सोशल फंक्शंस ऑफ रिलीजन। रिलीजन का सोशल फंक्शन पर फोकस ज्यादा होता है। सेकेंड इज ब्रोनिस्लॉ मेलिनोस्की। ही स्ट्रेस साइकोलॉजिकल फंक्शंस, न कि सिंपल जो टाइलर बता रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं फोर्थ, दैट इज स्पेकुलेटिव एंड आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजी। मैंने आपको बताया इन्होंने कोई मेहनत नहीं करी, अपनी चेयर पे आराम से बैठे, अच्छा हाँ भाई कॉलोनियल बुक लेके आओ, अलग अलग ट्रैवलर हैं उनकी बुक्स लेके आओ, देखें उन्होंने इस समाज के बारे में क्या बताया है, उसके बारे में पढ़ा, फिर जो समझ में आया उसके आधार पर स्पेकुलेशन किया, अनुमान लगाया, और उस आधार पर अपनी थ्योरी को इन्होंने गढ़ दिया। सो लैक ऑफ डायरेक्ट फील्ड वर्क, ये दिखाई देता है, स्पेकुलेटिव है, अनुमान आधार पर बता रहे हैं। तो लेटर एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जो मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो क्या कहेंगे कि जितने भी कल्चर हैं वो कैसे इवॉल्व हुए उनको समझना है। जब समझना है तो उसके लिए उस सोसाइटी में जाकर उस कल्चर को फील करना है, पार्टिसिपेंट भागीदारिता उसमें अपनी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तभी तो समझ में आएगा कि भाई भारत में कोई रिचुअल अगर हो रहा है तो उसके पीछे की क्या कारण हो सकते। इंपेरिकल रिसर्च, कॉज, इंपेरिकल रिसर्च मींस क्या कारण है, ये मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस पर फोकस करते हैं, जबकि ये भाई साहब क्या कर रहे थे, दूसरों ने जो खोजा उस ज्ञान पर आधारित पढ़ा और स्पेकुलेशन, अनुमान लगा के बता दिया, रियलिटी से कोई वास्ता नहीं। फिर आता है इनकरेक्ट व्यू ऑफ प्रिमिटिव पीपल। प्रिमिटिव पीपल को बिल्कुल इंफीरियर दिखा दिया कि जो प्रिमिटिव ह्यूमंस हैं ये इंटेलेक्चुअली इंफीरियर थे। टाइलर ये कहते हैं कि इनके पास कोई ज्ञान नहीं था, कुछ भी जानते नहीं थे, इंटेलेक्चुअली नहीं थे। जबकि मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि ये जो प्रिमिटिव ह्यूमंस हैं, दीज आर इंडिजिनस पीपल एंड दीज आर आल्सो रेशनल। ये अपने उस इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, अपनी कंडीशंस में, अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में काफी रेशनल थे, लॉजिकल थे। उस आधार पर इस बात को दिखाया कि प्रिमिटिव ह्यूमंस ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। ट्राइबल नॉलेज सिस्टम ऑफन कंटेन्स इकोलॉजिकल एंड मेडिसिनल विजडम। अब आदिम समाज या आदिवासी, उनको पता है कि हाँ भाई कोई बीमारी हो जाए तो डॉक्टर से दवा लेने से ज्यादा बेहतर है जंगल में कौन सी जड़ी बूटी है, उनको पता है। इसीलिए उनके लिए इकोलॉजी इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा महत्ता रखता है। तो ये इनकरेक्ट व्यू टाइलर ने दिया अबाउट प्रिमिटिव पीपल। फिर आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ, डिफ्यूजन को इन्होंने निग्लेक्ट किया, निग्लेक्ट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब दो अलग अलग कल्चर जब आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तो वो डिफ्यूज होंगे, एक दूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे। इसके बारे में तो टाइलर ने कोई बात ही नहीं करी। टाइलर बिलीव सिमिलरिटीज एमंग कल्चर इमर्ज ड्यू टू पैरेलल इवोल्यूशन। उन्होंने कहा जितनी भी सोसाइटी है ना वो सब पैरेलली इवॉल्व हुई है, इनका आपस में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसके बारे में तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। इसी आधार पर जो मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट होंगे वो इनकी आलोचना करेंगे और क्या बताते हैं, मैनी कल्चरल ट्रेड्स स्प्रेड थ्रू डिफ्यूजन एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट। जब हम कल्चरल कॉन्टैक्ट करते हैं, एक दूसरे की सोसाइटी में आते जाते हैं, तो उससे हमें एक दूसरे के बारे में पता चलता है, उन बिलीव्स को हम फॉलो करने लगते हैं, फूड हैबिट्स, पहनावा, धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाता है, उन सब का प्रभाव देखने को मिलेगा। सो डिफ्यूजन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो मिसिंग है इन टाइलर्स थ्योरी। तो डिफ्यूजनिस्ट हाईलाइटेड बोरोइंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, जो कि टाइलर नहीं बता पाते। और फिर सातवां आता है सर्वाइवल कॉन्सेप्ट क्रिटिसाइज्ड। टाइलर ने सर्वाइवल यानी कि वो प्रथाएं, कुरीतियों के बारे में क्या बताया था कि वो पुराने जो समाज था ना उसकी, उसमें कोई कारण रहा होगा, उसके कारण वो पर्टिकुलर कुरीतियां स्टार्ट हुई, लेकिन अब तो वो समाज आगे बढ़ गया, लेकिन वो आज भी चल रही है।
Tyler's idea of survivals refer to customs retained from earlier stages of culture. For example, superstition, rituals जो आप पढ़ चुके हो. अब जो मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट होंगे वो क्या कहेंगे कि ये जो कस्टम्स हैं जो आज फॉलो हो रही हैं, इट मे कंटिन्यू बिकॉज दे स्टिल सर्व सोशल और सिंबॉलिक पर्पस. बड़ों के पैर छूना कोई जरूरी थोड़ी ना पुराने समाज में चल रहा था, आज हम उसको यूज नहीं करें, सिंबॉलिक पर्पज है, बड़ों का सम्मान कर रहे हैं. पर्दा प्रथा तब भाई एक अलग कारण था, आज का एक अलग है. नॉट मियरली बिकॉज दे आर रेमनेंट्स ऑफ द पास्ट. तो इस आधार पर भी इनकी आलोचना होती है. सो फंक्शनलिस्ट रिजेक्टेड दिस इंटरप्रिटेशन, जो सर्वाइवल के बारे में टाइलर ने बताया. तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि भाई एडवर्ड बर्नेट टाइलर, इनका एंथ्रोपोलॉजी में क्या योगदान रहा, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टाइलर इन एंथ्रोपोलॉजी. सो ही found the anthropological school of thoughts as a classical thought in the development of anthropology. और इस आधार पर ये एंथ्रोपोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाता है, एक वैज्ञानिक अध्ययन में कन्वर्ट हो जाता है. एंड हिज आइडियाज अबाउट कल्चरल इवोल्यूशन, एनिमिज्म एंड सर्वाइवल्स स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड अर्ली एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट. आगे हम लोग मॉर्गन, फ्रेजर, इनको भी पढ़ेंगे. उनकी बातों में भी हम इनके विचारों का कहीं ना कहीं प्रभाव देखेंगे. एंड ऑल्दो लेटर क्रिटिसाइज्ड, भले ही बाद में इनको क्रिटिसाइज किया गया हो, लेकिन इनका जो काम है वो ऐसा है जो एंथ्रोपोलॉजी के बारे में सोचने पर लोगों को विवश करता है. His work remains essential for understanding the history and development of anthropological theory. और यहां से एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी की उत्पत्ति होती है. इसके बाद मॉर्गन आएंगे, फ्रेजर आएंगे, उनको हम पढ़ेंगे अगले क्लास में. थैंक यू.